जूम यूजर जो भी है भाई, अपना नाम लिख के आओ, जो सही नाम आपका। सो यू मस्ट हैव सीन माय ओल्ड लेक्चर्स आल्सो ऑन ऐप, इफ यू हैव सीन। मैंने एक बात हमेशा की है कि वो कहते हैं ना कि शुरू शुरू में सब चाहते हैं कि सब कुछ शुरुआत से शुरू हो, और धीरे धीरे स्ट्रेंथ जाती जाती है, और वो हर चीज में है, हर 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 एक चीज में है वो। मतलब लेट इट बी एनी जिम, लेट इट बी एनी कंपटीशन और स्टडीज और एनीथिंग फॉर दैट मैटर, शुरुआत करने वाले बहुत होते हैं। यूपीएससी 13 लाख एग्जाम देते हैं, 900 800, आपके अगर नेट का भी देखा तो अराउंड 27,000 25,000 के आसपास एग्जाम देंगे लो में। जेआरएफ 1% का जेआरएफ होगा, टॉप 1%। एंड 4 6% बोलते हैं, बट 4 5% के आसपास नेट होता है। इंटरेस्टिंगली वो जो 4 5% का होता है उनमें से आधे तो वही होते हैं जिनका ऑलरेडी नेट हो चुका है, वो जेआरएफ के लिए बार बार देते रहते हैं। सो ऑल आई वांट टू से टू ऑल ऑफ यू इज दैट अगर कोई चीज को शुरू किया है तो खत्म भी करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आज आकांक्षा, संदेश एंड अरुणा मैम, एक सेकेंड, 2 3 स्टूडेंट का डाउट है, वो उनको मैं कंफर्म कर दूं लिंक को लेके, फिर हम क्लास चालू करें। टिल देन यू अरुणा मैम, and आप किसी से मैं एक से पूछूंगा, शेड्यूल्स को रेफर कर लेना, आर्टिकल जो शेड्यूल 1 से लेकर 12 तक है, उन शेड्यूल्स को प्रॉपरली देख लेना। चलो फाइन, संदेश यू मिस लास्ट लेक्चर यस्टरडे, मैंने आपको यूट्यूब वाला लिंक दे दिया था। सो फार वी हैव जस्ट डन विथ वी आर जस्ट डन विथ वन लेक्चर of constitution, and in that we have seen regarding, what exactly is preamble and how is the pattern of our government, what does secular, republic, democratic mean, right? So, before we start today, I want to make you all understand that दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट दैट यू स्टडी, पर्टिकुलरली नेट के पैटर्न में, ये चीज मैंने पहले भी बहुत बार बोली है कि यहाँ सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि आपने कितना, सी जुडिशरी, इट इट गोज एज पर क्वांटिटी, कट ऑफ भी क्वांटिटी के हिसाब से जाएगा, सिलेबस एकदम कंस्टेंट और बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा सब कुछ। नेट का अपने आप में सिलेबस ज्यादा रहता है, बहुत सारा सिलेबस है, पेपर 1 के इतने सारे यूनिट है, पेपर 2 के इतने सारे यूनिट है, और इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट ज्यादा ये भी मायने रखता है कि आपको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। एंड दिस इज व्हाट माय स्ट्रेंथ इज पर्टिकुलरली। सो जो अपने ऐप पे भी नोट्स है, उनको बहुत मेरे हाथ के थ्रू लिखे हुए हैं, मेरे जब मैंने नेट किया, सेट किया, जेआरएफ किया, तब लिखे हुए हैं, तो उसमें गाइड वाला सिस्टम नहीं है। सो व्हेन वी आर डीलिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इतना सारा है, 395, इतने सारे आर्टिकल हैं, पार्ट्स ऑफ, बट बहुत सारा नहीं पढ़ना है। व्हेन यू आर डन विद आर्टिकल 12 to 51A, ये ऑलमोस्ट 60 से 70% नेट का एरिया कवर कर लेता है, 12 to 51A। बट ये जुडिशियरी की तरह नहीं, यहाँ बहुत डेप्थ में ऑलरेडी पढ़ना पड़ता है आपको, ये वाला पर्टिकुलर एरिया। देन आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, फिर इलेक्शन कमीशंस का एरिया, फिर इमरजेंसी को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो नेट में जो है वो आप एक पैटर्न है कि यहाँ यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आता है, यहाँ यहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है। आफ्टर टूडेज लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर से क्वेश्चंस करना भी चालू कर देंगे। सो both are important, how you study and what to study and what not to study, what to leave actually, है ना? So today we will deal with article 12 which is state। बहुत सारे केस लो हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट है, आगे मैंने थोड़े बहुत ऐड भी किए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अरुणा मैम आप क्लास आ रहे हो इन स्पाइट ऑफ बीइंग कि आपने पहले अटेंड कर रखी है।
तो मेरा तो ये मानना है कि जब तक भाई आपको एम्प्लॉयमेंट रोजगार नहीं मिल जाता अच्छा, तब तक अपनी लर्निंग को चालू रखो, क्योंकि अल्टीमेटली तो सबको वो करना ही है। एंड आपका रिवीजन हो जाएगा वैसे भी। अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट जो मतलब कुछ नहीं कर रहे हो, तो बेटर है कि कुछ करना पढ़ना। सो और आई विल एक्सपेक्ट कि जो ऑफिशियल स्टूडेंट है वो आंसर भी करे। शेड्यूल पूछूंगा, दैट वी आई एम गोइंग टू आस्क आफ्टर द क्लास। फर्स्ट फॉर नेक्स्ट 40-50 minutes we will quickly deal with article 12 and article 13. Okay, and then I'm going to ask the schedules and few questions related to index, and from next lecture we will do questions also. हाँ, आकांक्षा, अरुणा, कोई भी एक बार मुझे, कीर्ति, कोई कंफर्मेशन दे दो सिर्फ एक बार, that whether screen is visible to you and am I audible properly. मेरा सिस्टम स्लो है या? Just a second, I think there is some issue. Yes sir, ठीक है ठीक है ठीक है। तो सो फार वी आर डन विथ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके मैंने आपको केस लॉ बताए थे, रिबेरबेर यूनियन का केस लॉ बताया था, उसमें इट वाज हेल्ड दैट प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर मैंने केशव आनंद भारती का केस लॉ बताया था दैट प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड देन आई टोल्ड यू एसआर बोमई की इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों की लैंग्वेज आपके यूजीसी नेट में पूछी गई है। टुडे फर्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद आर्टिकल 12। सो यू मे आस्क मी कि सर फिर आर्टिकल 1 से लेकर 11 तक क्या? भाई सिंपल सिंपल सी बात है, पहले वो चीज करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। देन आफ्टर 4-5 लेक्चर्स, जब अपने मेरा मैन इंटरप्रिटेशन के एरिया अपना कंप्लीट हो जाएगा, जिसको इन डेप्थ समझने की जरूरत है, फिर हम डायरेक्टली डायरेक्ट की रीडिंग करेंगे और वहां से चीजों को समझेंगे। ओके, सो part 30 which is fundamental rights, it's also called Magna Carta of Indian Constitution, because this is the particular part which has received the widest interpretation. इतने सारे केस लो, इतनी सारी चीजें, इतने सारे अमेंडमेंट, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, लिखा कैरी है उसने। फॉरवर्ड। अरे समृद्धि, म्यूट योरसेल्फ। ओके, अभी मैंने चार्ज कर दी। ओके फाइन। सो ये सब, before we start with the fundamental rights, you have many rights. We are ensuring that you have right to freedom. Also we are ensuring that you have right to equality. When it comes to article number 14, 15, 16, 17 and 18, it ensures that you get the right to equality. कैसे? चाहे इक्वलिटी बिफोर लॉ, पहले हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बता दिया। भाई रिजर्वेशन भी अपनी जगह सही है, पर इक्वलिटी बिफोर लॉ भी अपनी जगह सही है। फिर हमने 15-16 में आपको डिस्क्रिमिनेशन से बचा लिया, अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे दी, अनटचेबिलिटी को अब हमने खत्म कर दिया, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स कर दिया। एंड देन आफ्टर दैट हमने इक्वलिटी के बाद में आपको अलग अलग फ्रीडम्स दिए। आपको बोलने का अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया। उसके साथ 86 अमेंडमेंट एक्ट लाए हम 2002 का। पढ़ाई का अधिकार भी आपको फंडामेंटल राइट्स के अंदर दिया इस देश ने, है ना। सो ये सब पढ़ने से पहले हमने फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया। आप कोई से भी रिलीजन के हो, हम सेक्युलर हैं इसलिए आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी दे रहे हैं। बट देन देर इज आर्टिकल 12। why it is necessary to particularly study article 12 first? आर्टिकल 12 और 13 तो आपको कोई राइट नहीं दे रहे। भाई फंडामेंटल राइट्स में 12 और 13 को तो पर्टिकुलर आपको कोई राइट नहीं दे, पर 12 का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 12 के अंदर जो चीज डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंडर फॉल करती है,
वेदर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन इज स्टेट और नॉट, ये स्टेट वो राज्य वाला स्टेट मत समझ लेना, छत्तीसगढ़ बिहार राजस्थान ये वाला नहीं है ना। तो इसकी इंटरप्रिटेशन इसलिए पढ़ना जरूरी है कि ये आर्टिकल 12 जब आपको बताएगा कि ये स्टेट है या नहीं, उसी से तो फिर आप अपनी राइट्स को एनफोर्स करोगे, हैं भाई। जब आर्टिकल 12 ने ये बता दिया कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, OICL है, LIC है, ये है वो है, तो उसके हिसाब से उस पर बाकी लॉज अप्लाई होंगे। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाके तो नहीं बोल सकते कि 27% OBC का आरक्षण दे दो, 20 इसका दे दो, SC का दे दो, EWS का दे दो, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है भाई वो। इट डजंट fall under the definition of state. To fall under the definition of state, there must be some nexus between the organization, its functions, and control of the government. So that's why it is particularly important that we study Article 12 and understand what is its purpose. ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लेंगे, मस्त से सुनना, जब समझने का ही चीजें हैं वैसे। So if you see Article 12, it says, बहुत सिंपल भाषा में आर्टिकल 12 बोलता है कि इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, और लास्ट में वो बोलता है ऑल लोकल और अदर टेरिटरीज विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, दिस इज द पर्टिकुलर वर्ड अदर ऑथोरिटीज, जिसकी वजह से आपको इतने सारे केस लो पढ़ने पड़ते हैं, इतनी बड़ी इंटरप्रिटेशन निकल के आती है आर्टिकल 12 में। क्योंकि जब आप पढ़ते हो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, BCCI है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, CSIR। CSIR आप UGC नेट वाले हो गए, CSR वालों को अपनों से थोड़ा सा फायदा है, उनका पेमेंट भी टाइम पे आता है, और अब तो चलो इक्वल पेमेंट कर दिया दोनों का, UGC नेट का भी और UGC CSIR का भी, वरना पहले उनका हमसे ज्यादा था 5-7 हजार। बट ये है कि जो नेट CSIR से क्लियर करते हैं ना, उनको बहुत काम करना पड़ता है लेबोरेटरी में। आपका तो बेसिक रिसर्च चलता है ह्यूमैनिटीज में, तो जानने का इतना नहीं रहता लोड पीएस में। सो नाउ when this particular word is used, government and parliament, government and state legislature, that means overall mota mota we are including three things particularly in the definition of state, four things I meant to say। कि एक तो हमने यूनियन में, अब गवर्नमेंट को और पार्लियामेंट को हम थोड़ा सा समझेंगे कि कार्यपालिका क्या है और विधायिका क्या है, इसका यू मस्ट हैव स्टडीड और यू मे नॉट बी दैट क्लियर, बट एक बार मैं मोटा मोटा आपको ये भी समझाऊंगा आज कि थोड़ा सा क्या है, मतलब एग्जैक्ट लेजिस्लेचर जो है विधायिका और एग्जीक्यूटिव जो है कार्यपालिका, एंड देन वेदर ब्यूरोक्रेट्स कम अंडर द एग्जीक्यूटिव और दे आर सम सेपरेट एंटिटी। इससे थोड़ा सा अपने को पता लगता है चीजों का। सो यहाँ ये चीज तो, इससे आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि सर यहाँ पे एक वर्ड यूज नहीं किया है, जुडिशरी। वी आर टॉकिंग अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर। अच्छा मुझे कोई चैट बॉक्स में फटाफट बताओ, सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ से लिया है, स्ट्रिक्टली कहाँ अप्लाई होता है, विच कंट्री? सेपरेशन ऑफ पावर इज स्ट्रिक्टली अप्लाइड इन विच कंट्री, ये क्वेश्चन है आपके UGC नेट का। सही है, राइट। दैट वाज जस्ट टू इन्वॉल्व ऑल ऑफ यू। सो और किसने आंसर किया भाई? US से प्रीति बोल, राइट राइट। नाउ व्हेन वी आर सेइंग गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट इंडिया, दैट मींस वी आर सेइंग कि हम यूनियन के लेवल पे एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेचर को दोनों को ले लेंगे कि ये अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट फॉल करती है। एग्जीक्यूटिव मतलब आपकी कार्यपालिका और लेजिस्लेचर मतलब विधायिका। अब हम इनको समझेंगे। विधायिका से ये तो सब बोलते हैं, विधायिका कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको उस कानून को पास करती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करती है, लागू करती है। वही चीज स्टेट पे आ गई, गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। और इसका मतलब क्या हुआ कि सर यही रीजन है कि लोग बोलते हैं कि जुडिशरी प्रिपरेशन यहाँ अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट नहीं लेते हैं जुडिशरी को। आर गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे जब हम लिखते हैं एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, दैट मीन्स लेट इट बी एनी पर्टिकुलर
आईएएस ऑफिसर, चाहे वो कमिश्नर बन गया हो, चाहे बहुत बड़ी कमिटी का अध्यक्ष हो, कुछ भी हो वो, बट उसके अगेंस्ट आप देखते हो ना, ब्राइबरी के चार्ज लगे हैं, करप्शन के चार्ज लगे हैं, घूस के चार्ज लगे हैं। जज को क्यों नहीं लग रहे? ऐसा तो नहीं है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी, इट्स अ फैंटास्टिक ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, three pillars of the government, but because we have not taken the judiciary under the purview of state, उसका इंडिपेंडेंस अपने आप में बहुत ज्यादा इंश्योर रहता है। वैसे तो इंडिपेंडेंस तीनों ब्रांचेस की है, बट नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जब आप केस लो पढ़ोगे पर्टिकुलरली, तो उसमें ऑल दो जस्टिस सिद्धुल्ला का ये था कि वो डिसेंडिंग जजमेंट था कि जुडिशरी को भी लेना चाहिए अंडर द परव्यू ऑफ स्टेट। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक सेंस इज दैट कि यहाँ जुडिशरी इज नॉट देयर, है ना। तो अब वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एग्जीक्यूटिव का छोटा सा मतलब क्या है, लेजिस्लेचर का क्या है, अदर टेरिटरीज का क्या है, और अदर टेरिटरीज के साथ आपके जो केस लो पर्टिकुलरली पूछे जाते हैं उनका क्या संबंध है। ये देखो, सिंपल सिंपल भाषा में, विधायिका जो है, लेजिस्लेचर, उसको बोलते हैं विधायक बनाने का, कानून बनाने का कार्य। अब इसकी कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको इनडायरेक्टली, लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट बोलते हैं, पार्लियामेंट इज रेफर्ड टू एज लेजिस्लेटिव बॉडी, दैट मीन्स पार्लियामेंट कलेक्टिवली रेफर्ड एज लेजिस्लेटिव बॉडी। लोकसभा प्लस राज्यसभा यूनियन के स्तर पर आ जाएंगे, और लेजिस्ले अगर आप स्टेट लेजिस्लेचर में देखोगे तो विधानसभा और विधान परिषद आ जाएगी, लोअर हाउस और अपर हाउस। जरूरी नहीं है हर जगह विधान परिषद हो, इफ इट इज देयर 7 स्टेट्स में है तो वहां पे दोनों को मान लेंगे। सो दैट इज द विधायिका विच इज कंसर्न विथ लॉ मेकिंग। ऐसा बोलते हैं लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग। अब एग्जीक्यूटिव में क्या है, कानून को लागू करने की जिम्मेदारी, सांसद में बने कानूनों को पास करने की जिम्मेदारी। एक बात ध्यान से समझना, आपने पढ़ा होगा कि एक क्वेश्चन पूछता हूं आपको, हु इज द टिट्यूलर हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव? छोटा सा क्वेश्चन है बहुत, उसका आंसर कर दो। डीजीओर और टिट्यूलर हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये पढ़ते हो आप? करेक्ट। हाँ। और हम बाद में ये भी पढ़ते हैं कि इनफैक्ट डिफैक्टो द रियल पावर लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर। सो यूनियन एग्जीक्यूटिव में ध्यान रखना, ये लोगों को हम मानते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम और कैबिनेट जो है ये यूनियन का हिस्सा बनती है। बट एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ठीक है, इसका मतलब सर, अगर बेसिकली समझना तो ये समझ लो कि भाई संसद में बने कानूनों को जब पास करे जाएंगे तो फाइनली तो प्रेसिडेंट के साइन होंगे, तो एग्जीक्यूटिव का वो काम हो गया। बट देन यू मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव पीपल, वन इज परमानेंट, वन इज नॉन परमानेंट। भाई कानून को लागू करना की जिम्मेदारी जो है, पास करना तो ठीक है, लागू करने का जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का वर्क है उसमें तो आपके आईएएस ऑफिसर्स भी करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को तो वो भी मेंटेन करते हैं डे टू डे लेवल पे। कोई सरकार से पॉलिसी बन के आई, तो अगर जिम्मेदारी दी जाती है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट पे इस पर्टिकुलर चीज को अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, है, तो इम्प्लीमेंटेशन तो वहां पे भी हो रहा है। सो ये चीज देखो, मोटा मोटा दो टाइप के एग्जीक्यूटिव मानते हैं, क्योंकि मेरे ये हमेशा से इन जनरल किसी का भी हो सकता है वो, कि भाई आईएएस यूएस भी तो काम करते हैं इस चीज का इम्प्लीमेंटेशन में। तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको नॉन परमानेंट बोलते हैं। दे हैव द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। आपके सिविल सर्वेंट से आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आगे कैबिनेट सेक्रेटरी बन गया, कमिश्नर बन गया, डीजीपी बन गया, ये सारे भी आपके हिस्सा माने जाते हैं एग्जीक्यूटिव के, ये परमानेंट माने जाते हैं। इतना मेक सेंस? इट वाज जस्ट समथिंग लाइक नॉर्मल थिंग, बट आई फेल्ट लाइक बता देनी चाहिए। यस, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा सा डिफरेंस, भाई फाइनली जो आपकी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं। अच्छा मेरे को अब जल्दी से बताओ, अगर पुराने आप में से थोड़े से मैच्योर स्टूडेंट भी लग रहे हैं कई, तो मेरे को बताओ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कहाँ साइन होते हैं, इन विच पर्टिकुलर आर्टिकल? हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। गुड। ये क्वेश्चन आपके, अच्छा नेहा भी आई है कि क्लास में? Good.
अब हम ये समझाने का इंटेंशन ऐसा ही था कि लोग जनरली थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव क्या है क्या नहीं। तो फिर बाकी तीसरी ब्रांच आपको पता ही है। सो लेजिस्लेचर इज मेकिंग द लॉ, एग्जीक्यूटिव इज इम्प्लीमेंटिंग, एंड जुडिशरी समन हु चेक्स वेदर प्रॉपर लॉ इज यूज्ड और नॉट। उसका कुछ गलत नहीं है तो हम उसको पनिश करेंगे, इंटरप्रेट करेगी जुडिशरी कोई चीज का क्लैरिफिकेशन वो सारा। फिर हम फोर्थ पिलर प्रेस को मानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानता। फोर्थ पिलर हम प्रेस को मानते हैं। सो लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन, अब दो चीज बच गई। ये तो हमें समझ में आ गया कि हम स्टेट में दो हिस्सा मान रहे हैं, हम एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेचर को स्टेट का मान रहे हैं, जुडिशरी का डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है। अब बच गया लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी, है ना। अच्छा, ऐसे बड़ा होता है ये? मैं इतने दिन सोच रहा था ये बड़ा कैसे होता है सच। फाइन, नाउ वी हैव लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी के मैंने क्या लिखा है, इट मस्ट नॉट बी अ mere गवर्नमेंट एजेंसी बट मस्ट हैव इट्स सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड बी एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। ठीक है, बेसिक है, इसमें से क्वेश्चन नहीं, आपको समझा ले कि भाई कोई भी चीज जो म्युनिसिपालिटी हो गई, आपकी डिस्ट्रिक्ट हो गया, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते हैं ये सारे। अब खेल मैन है अदर अथॉरिटी, जिसके बेसिस पे आपको सारे केस लो पढ़ने पड़ते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज वी आर सोशलिस्ट कंट्री, वी आर अ कंट्री विच थिंक्स अबाउट द वेलफेयर ऑल्सो। तो कई सारी ऑर्गेनाइजेशन तो वेलफेयर के लिए बनाई दी जाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, वुमेन फंड्स के लिए बनाई जाती है, वुमेन्स को एक जगह लाके कोई रोजगार सिखाने के लिए कोई चीज बन जाती है, रोजगार देने के लिए नरेगा जैसी कोई चीज बन जाती है। तो ये सारी चीजें कैसे इनके पर्टिकुलर केस लो है। सो इसमें क्या लिखा है, इन एरा ऑफ वेलफेयर स्टेट गवर्नमेंट परफॉर्म्स मेनी वेलफेयर एक्टिविटीज, थस वेरियस अथॉरिटीज आर क्रिएटेड हु अंडरटेक वेलफेयर फंक्शंस ऑफ द स्टेट। किसी भी टाइप का वेलफेयर फंक्शन हो सकता है, कोई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हो सकता है। हर सरकार नई नई योजनाएं निकालती है, महिला बचत गट निकालती है, महिलाओं को शिक्षा देने के लिए कोई छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बना दे, नरेगा जैसी चीजें कर, ये सारे भी वेदर इट फॉल अंडर स्टेट और नॉट, ये समझना अपने को जरूरी है। सो बिफोर वी मूव अहेड, दो भी चीजें हमेशा ध्यान रखना। समझने के लिए आप समझ लो, क्योंकि अभी आपका 90 डेज मतलब टाइम है एग्जाम का। तो बट लास्ट में यहाँ से क्वेश्चन लगातार जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि इस केस लॉ में बताओ कौन सा स्टेट हेल्ड हुआ था, इस केस लॉ में बताओ कौन सा नहीं हुआ था, इस हिसाब से। ये केस लॉ में कमी मत छोड़ना, ये बहुत लिमिटेड केस लॉ लिखे हैं। और अच्छा है पुराने वाले बैच में जैसे रुना मैम ये सब है, क्योंकि एक दो एक पेज नया भी ऐड किया गया है आज कंटेंट में, जो कि जरूरी था। क्या टाइप किया? हाँ, सही लिखा है। वो मैंने वो मेरे नोट्स में था मनिंदर, पर्टिकुलरली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड, ये सारा का सारा एग्जैक्ट मेरे नोट्स में है, 331 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट। बट पर्सनली मेरा नेचर यही है कि मुझे हमेशा एक चीज मैं जब नोट्स बनाता हूँ तो ध्यान रखता हूँ कि वो आपके नेट में काम में आएगा या नहीं। भाई मेरे भी कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे जुडिशरी के हिसाब से अगर सब्जेक्टिव नोट्स हो तो उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 331 डिफाइंस द लोकल अथॉरिटी। बट अगर मैं यहाँ लिख दूं सेक्शन 331 तो बच्चों मतलब वो जुड़ते जुड़ते क्या है, कंटेंट बढ़ जाता है सारी सब्जेक्ट्स का पकड़ के। इसलिए ये नॉलेज की परीक्षा कम होती है और थोड़ा स्ट्रेटेजी की परीक्षा ज्यादा होती है, और स्ट्रेटेजी की ही होती है वेदर इट्स एनीथिंग व्हेन इट। अगर आप मेंस में भी देख रहे हो जुडिशरी को, तो जिसको हिंदी इंग्लिश अच्छे से लिखने आती है, इफ यू कैन राइट योर आइडियाज प्रीटी वेल इन एसेस, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द राइट रिजल्ट, चाहे आपको कितना भी फैक्ट पता हो, है ना। सो द फर्स्ट केस इज सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। इफ फंक्शंस ऑफ कॉर्पोरेशंस, क्या लिखा है भाई? अच्छा, इस मानिंदर की इसी बात से मैं एक चीज आपको सबको भी बोल दूं, सी देर आर पीपल, देर आर ऑफिशियल स्टूडेंट्स ऑल्सो who have given 3 attempt or 4 attempt of net, and unfortunately they couldn't qualify. Okay, I hope they qualify very soon. But you must understand that अगर आप ये अप्रोच लेके चलोगे ना नेट में कि
पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढूं, पूरा आईपीसी पढूं, तो यहाँ एक सब्जेक्ट नहीं है। अगर कंपनी लॉ पढ़ने बैठ गया ना, तो कंपनी लॉ इतना वास्ट सब्जेक्ट है, लोगों की प्रैक्टिस है पूरी कंपनी लॉ की। भाई पीपल डू लिटिगेशन ओनली इन कंपनी लॉ ऑल्सो, इट इज दैट वास्ट। If you go into intellectual property, you will be seeing Copyright Act, Patent Act, Geographical Indication Act. हम्म। सो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उतना पहले आपको रेडी करना है, उसके बाद में आगे चीजों में लेना है ना। So the first case is Sukhdev Singh versus Bhagat Rao. If functions of corporations are of public importance and closely related to government functions, then such corporation must be treated as state. तो इसमें क्या क्वेश्चन क्या पूछता है, वो इमेज द फॉलोइंग देता है, दो तीन बार दिया हुआ है। एक तरफ दे देगा सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम, नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आरडी सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। इधर दे देगा वो ये वाले ओएनजीसी, एलआईसी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, सीएसआईआर। अब कौन से केस में किसको स्टेट बताया और किसको नहीं बताया, उसकी मैच द फॉलोइंग में पूछता है ये क्वेश्चन, है ना। तो इसमें कौन सा है, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और आईएफसी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन तीनों को स्टेट माना था। क्यों माना था, कैसे इसके फंड अलॉट होते हैं, रीजनिंग क्या दी थी, वो नहीं बताऊंगा। 100 केस लो पढ़ने हैं आपको कम से कम, कॉन्स्टिट्यूशन में 100 केस लो मिनिमम। इस बार इतना पढ़ा के भी इंटरनेशनल लॉ में इतने सारे किताबों के नाम लिखने के बावजूद भी कभी कभार एक दो क्वेश्चन तो ऐसे हो जाते हैं कि यार ये कम है। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला कि कोई ऐसे जरूरी नहीं है कि कोई बॉडी जो पर्टिकुलरली स्टेट्यूट के थ्रू बने तो ही वो आपकी स्टेट बन जाएगी। एक नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी है वो भी आपकी स्टेट मानी जा सकती। नाउ द सेकंड केस, आरडी सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसमें सीधा सीधा ध्यान रखना है कि ये तो तीन चार बार पूछा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज डिक्लेयर्ड स्टेट, ठीक है, इतना ही याद रखना। फिर वी हैव नरेश को मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को। ये मैंने ये जो केस लो का चार्ट बनाया है, बस इस तरह से ऐसे लिखना है, ऐसे ये। बाकी सारा जैसे अपन आर्टिकल 21 में पढ़ते हैं ना, भाई राइट टू स्लीप किस केस लो में बताया, स्पीडी ट्रायल किस में बताया, ये किस में बताया, मेन हेडिंग। वैसे यहाँ पे आपको मेन हेडिंग याद होना चाहिए कि राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल में ये बताया कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो स्टेट है। प्रदीप कुमार विश्वास के केस में ये बताया कि सीएसआईआर जो है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च, वो स्टेट है। स्टेट मानना जरूरी है ना सीएसआईआर को, क्योंकि स्टेट और ना स्टेट होने का रीजन यही तो है कि अगर मान लो यूजीसी है या सीएसआईआर है, वो अगर अंडर दी परव्यू ऑफ स्टेट फॉल ना करे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये स्टेट फॉल करती है तो आप एंड टू एंड बोल दोगे कि ये पर्टिकुलर बॉडी ने मेरे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया है, मेरे को बेनिफिट नहीं दिया। कोई भी रिजर्वेशन से रिलेटेड बेनिफिट हो सकता है, ब्रीच ऑफ बेसिक फंडामेंटल राइट हो सकती है, इसलिए ये अदर अथॉरिटी। फिर है सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इज ए स्टेट। अब ये वाले सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना, क्योंकि कौन सा स्टेट है ये तो हमेशा याद रखते हैं, ये दो वाले बहुत ज्यादा पूछता है। चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस एनसीआरटी में एनसीआरटी नोट ए स्टेट है, अच्छे से ध्यान रख लेना। और जेई टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बीसीसीआई इज नॉट ए स्टेट, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल इन इंडिया। ये दोनों नोट स्टेट के अंदर आते हैं। इसका मैंने चाह के केस लो नहीं लिखा है, पर ध्यान रखना, नॉन एडेड माइनॉरिटी, एडेड माइनॉरिटी स्कूल है तो वो स्टेट होगी। अगर भाई फंड मिल रहा है उसको सरकार के पास से तो वो स्टेट है, बट अगर नॉन एडेड माइनॉरिटी स्कूल है तो दैट इज नॉट ए स्टेट, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद फ्यू अदर केस जो यहाँ पे मैंने लिखे थे। दो तीन ऑफिशियल बच्चों ने बोला कि सर थोड़ा ऐड कर दो, और क्योंकि उनका आस है कि उनका नेट हो जाएगा इस बार, तो जेआरएफ के लिए आगे बढ़े इस हिसाब से। तो मैंने बोला ठीक है भाई, कर देते हैं। एक तो ये ध्यान रखना, अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। इसमें है सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898 इज एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट एंड हैंस स्टेट अंडर आर्टिकल 12। बस इतना से याद रख लेना कि अजय हसिया हुए सोसाइटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है, उसको स्टेट माना था। क्योंकि क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ सोसाइटी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सोसाइटी टू कंप्लाई विद डायरेक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जब नेक्सस होता है ऑर्गेनाइजेशन का और गवर्नमेंट का, तो उसमें आप बोलते हो कि वो पर्टिकुलरली स्टेट है ना।
ये केस लो भी आपके पूछा है, सेंटर, बस नाम से याद रख लेना, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट वर्सेस बरजूनाथ। इसमें सेंट्रल इंग्लैंड को स्टेट बताया है। और ये तीसरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, शीला बारसे वाला केस फेमस है, शीला बारसे वर्सेस सेक्रेटरी चिल्ड्रन एड सोसाइटी। इसमें चिल्ड्रन एड सोसाइटी को अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860 एक स्टेट माना है। फिर लास्ट में मैंने आपको जो केस बताया था, नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसको थोड़ा सा एक बेसिक सा समझना भी जरूरी है कि इसमें ट्रायल जज ने प्रोहिबिट किया था प्रेस को, एक प्रेस का, एक ये जो नरेश है ये प्रेस का मेंबर होता है, फ्रॉम पब्लिशिंग द एविडेंस ऑफ डिफेंस विटनेस। कि भाई उसने बोला होगा कि मैं ठीक है, मेरे रिपोर्टर हूँ, प्रेस से हूँ, मैं पब्लिश करूंगा। तो ट्रायल जज ने मना कर दिया कि नहीं सर आप, वो उसका रीजन ये था कि उस डिफेंस विटनेस का कहना यह था कि सर इससे मेरे बिजनेस पे फर्क पड़ेगा, ये जो विटनेस अगर पब्लिक हो जाएंगे तो इट विल हैम्पर माय सोसाइटीज इमेज एज वेल एज इट विल इम्पैक्ट माय बिजनेस ऑल्सो। तो प्रेस वाले ने बोला कि भाई इट इज ब्रीचिंग माय आर्टिकल 19(1), फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, मैं ये चीज बताना चाहता हूँ लोगों को कि ये डिफेंस एविडेंस विटनेस है। सो यहाँ पे पेटिशन फाइल की गई थी, पेटिशन को हाई कोर्ट में उसने पेटिशन लगाई, हाई कोर्ट ने 1 सेकंड में पेटिशन को डिनाई कर दिया, डिसमिस्ड बाय हाई कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट कोर्ट ऑर्डर हैज वाज नॉट सब्जेक्ट टू रिट जुरिस्डिक्शन। अब मेरे को ये बताओ पहले फटाफट, जुडिशियल रिट कौन से, आई टोल्ड यू, जुडिशियल रिट कौन सी मानी जाती है? करेक्ट है अनुभव, एकदम सही आकांक्षा। तो वो भी, और आप जुडिशियल रिट्स भी अगर देख रहे हो तो वो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के अगेंस्ट जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जुरिस्डिक्शन, या फिर टू क्वेश द डिसीजन। मैंने बताया था प्रोहिबिशन केस चालू में होती है, सर्टोरियरी बाद में होती है ना। तो यहाँ पे ही हाई कोर्ट की सिंपल सी रीजनिंग यही थी कि भाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वाज नॉट सब्जेक्ट टू रिट जुरिस्डिक्शन है। फिर तुम लोग बोल सकते हो कि सर ऐसा कैसे, तो वो क्या है, नेचुरल जस्टिस पे चलता है वहां पे। अब इसमें डिसेंडिंग जजमेंट था जस्टिस हिदायतुल्लाह का, उनका बोलना ये था कि ऐसा नहीं है कि कोर्ट जो है वो किसी के फंडामेंटल राइट को ब्रीच नहीं कर सकता। अगर आप ये मान लोगे कि स्टेट जुडिशरी जो है वो स्टेट का हिस्सा नहीं है, तो फिर तो जुडिशरी कुछ भी कर सकती है, मतलब इट इट में ब्रीच द फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि नहीं सर, वी आर गिविंग द, लाइक वी आर गिविंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, और डी अल्ट्रम पार्ट्रम है, जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन है वहां पे, अपील का है। बट ये नहीं है कि हम इसको इस डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर मानेंगे। और वैसे भी एक्सप्रेसली वहां पे आर्टिकल 12 में नहीं लिखा है। और आपकी यूजीसी नेट का लाइन क्या था, judiciary while doing judicial act is not a state, but when it is doing some executive or administrative work then it is a state। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, मान लो भाई कोई जज है, अब पर्टिकुलरली सिर्फ वही उसके पास फंड आया आगे से कि कोर्ट रूम में ये चीजें सही करानी है, एक अज्यूम करके देखो कि कोर्ट रूम में ये करवाने, इतने पैड लगवाने हैं। अब वो जुडिशरी वर्क नहीं है, ही इज नॉट सिटिंग इन द पोजिशन ऑफ जज, वो कोई केस डिसाइड नहीं कर, अब वहां पे वो घपला करे, वो फंड में से आधे कम करवा दे, तब फिर बिल्कुल एक्शन हो सकता है उसके अगेंस्ट। इतना समझ में आया आर्टिकल 12 का? ये सारे केस लो करवा दिए मैंने जितने भी थे, आज ये नया पेज भी ऐड कर दिया आपको। महिमा। भाई क्लास समझ में तो आ रही है ना जितनी मैंने पढ़ा दी? आई पर्सनली ट्राई की सब बैटरी समझ में आया आपको? ओके संदेश। यस। मेरे को तो ज्यादा तो वेट इस चीज का है कि आपकी प्रोविजनल आंसर क्या आ जाए फटाफट। किस किस को ऑनेस्टली वेट है, जरा बताना, कि भाई प्रोविजनल आंसर क्या आ जाए, हमारा भी कुछ भला होने के चांस दिख रहे हैं। और किस किस को ऐसा है कि अपने तो दिख ही रहा है क्या होने वाला है।
वही अनुभा का भी तो वेट है। अनुभा को नहीं है क्या प्रोविजनल आंसर का? अनुभा को है, नेहा को है। नहीं है? क्यों? पेपर तो अच्छा ही हुआ है। समृ- नहीं नहीं, वो दिख जाएगा, पेपर आएगा ना। अच्छा हुआ है। आंसर की में पता चलेगा, हाँ कोई नहीं, वो तो पता चलेगा ही। है, 6-7 स्टूडेंट हैं जो मेरे नज़र में ऐसे हैं कि हाँ, भला हो जाए उनका। बाकी तो देखो अपने। सर पार्ट 1 को लेकर थोड़ी टेंशन है। अच्छा। मैंने जो ट्रिक बताई थी ना पार्ट 1 की, वही काम में आई अल्टीमेटली, चाहे कोई कितना ही जिद मार ले। मैंने एक बात बोली थी कि भाई जिसकी डीआई अच्छे से आती है, जिसको 5 डीआई, 5 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, 5 रीजनिंग के, और रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस, ये जो करके आ जाता है, उसकी नैया पार हो जाती है। और वही हुआ। एक स्टूडेंट ऐसे है पर्टिकुलरली जिन्होंने जयपुर से ऑफलाइन कोचिंग ले रखी है। कुछ 18,000, 20 उनकी ऐसे कुछ फीस थी। अपनी बैच में उन्होंने बोला कि सर कुछ नहीं समझ में आया, पेपर 1 कहाँ से आया। तो मैंने बोला आपको बोला था मैंने कि आप 30 से ऊपर लेके नहीं चलो, वो नेचर ही है वो पेपर 1 का वैसा। मैंने इतना सारा आपको हायर एजुकेशन पढ़ाया, आप क्लास में थे बहुत सारे, आए थे क्या उसमें से? मतलब वो पढ़ना इज राइट, वो पढ़ना चाहिए सारा। बट कोई डीआईवाई में मिस्टेक करके आता है तो फिर वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मार रहा है। मिनिमम का कोई वो नहीं है, बट ठीक है। पेपर 1 में आई डोंट थिंक 40% का क्राइटेरिया होगा शायद, मेरे हिसाब से, मेरे को नॉलेज में नहीं है, शायद 40% का क्राइटेरिया है। 50 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 5 चौक 20, 20 क्वेश्चन तो हो जाते हैं सही सबके। मिनिमम का तो कोई दिक्कत नहीं है। और मिनिमम पास करने वाला फिर पेपर भी पास नहीं होगा, क्योंकि पेपर 1 में 30 के आसपास क्वेश्चन बैठने चाहिए आपके। मैथ्स नहीं होता है सर, क्या कैसे करें? बताएंगे बताएंगे, मैथ्स का भी बताएंगे आप। मैथ्स का भी बताएंगे। चलो अब आगे, यस सर 40% है, हाँ वही रूल होगा। मिनिमम तो पास हो जाता है, मिनिमम में क्या है। आओ आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अभी थोड़ा नई नई क्लास है, इसलिए एकदम से पेस खींच रहे नहीं है। एक सिर्फ आर्टिकल 13 का बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन पूछेंगे शेड्यूल से रिलेटेड। और बाकी वही ऐसा है। लोगों ने डेमो भी देख लिया है और क्लासेस ले रहे हैं, मानिंदर और ये सब तो काफी लंबे टाइम से ले रहे हैं। पीछे वाले बैच में जब रिवीजन चल रहे थे, आप लगातार आ रहे थे। सो आप फाइनली डिसाइड करो। डिसाइड मेरा तो यही है कि ये तो एक सेवा है, आपको भी सरकार के वेतन लेना है और मुझे भी अल्टीमेटली। अभी भी ले रहे हैं बट वो तो एक डिसीजन लेके आगे बढ़ो। ये मेरी गारंटी है कि बहुत कम समय में बहुत अच्छे से करवा दूंगा। हाँ 3 मंथ्स में इतना तो पक्का कर दूंगा कि बिल्कुल फील हो गया हाँ यार, एकदम मोटिवेटेड है जीवन को लेके। अभी तो मेरे को ही चिंता होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख के कि कैसे क्या है मतलब। सो नाउ वी आर डन विथ आर्टिकल 12। What we have seen in Article 12 is that why it is necessary to understand what comes under the state and what doesn't come under the state, क्योंकि जब तक आपको वही नहीं पता चलेगा, आप बाकी चीजों को लागू नहीं कर पाएंगे फंडामेंटल राइट्स की। भाई प्राइवेट जॉब में जाके ऐसे बोल सकते हो क्या कि मेरे को क्यों लिया, उसको क्यों नहीं लिया, या इसको ले लिया उसको क्यों नहीं लिया? मेरे जेंडर के बेसिस पे आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, मेरी कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। बट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में तो आपके हक है ना प्रॉपर, चाहे वो आपको रिजर्वेशन पॉलिसी के इन्फोसिस में जाके बोल देगा कि 27% ओबीसी दे दो, ऐसे इतना दे दो, ईडब्ल्यूएस इतना दे दो। क्यों? कि वो प्राइवेट नेचर की चीज है। गेटिंग माई पॉइंट? गवर्नमेंट कॉलेज में जाके बोल सकते हो आप ऐसा है वैसा है। इसलिए मैं एक बार वहां पे गया, दैट इज अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक, बट आई इट वाज प्रीटी काइंड ऑफ सरप्राइज टू मी। Central University of Ajmer in Rajasthan. The day I went for the interview for PhD,
वहां पे घुसते ही 5-10 मिनट बाद में एक सीनियर ने बोला कि बच के रहना, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कुछ बोल दिया गलती से। और अगर SC ST, यहाँ पे 5-7 लोगों को SC ST एक्ट लगा हुआ है। वो तो हर कहीं पे भी लग सकता है, बट वो एक गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, उनका एक मामला अलग होता है थोड़ा, नेचर। So we have seen this state. There are two particular articles which fall under the title general. Article 12 और Article 13। 12 में हमने डेफिनेशन ऑफ स्टेट अच्छे से पढ़ ली, और 13 में हम लॉज को पढ़ लेंगे, ताकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको पहले ही ये चीज बता दे कि भाई कैसे कानून बनेंगे, वो वैलिड माने जाएंगे, कैसे नहीं माने जाएंगे। अगर कोई कानून है, आधा सही आधा गई, तो सारे को ही थोड़ी काट देंगे, वो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का क्या, लॉज सिर्फ 47 जब अपना 26 नवंबर 1949 को आपको ये होके फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, तभी से तो आ रहे नहीं है लो, लो तो पहले भी थे। आईपीसी तो आपकी 1860 से है, तो आईपीसी ऐसे थोड़ी बंद हो गई थी आपके संविधान आते ही। दैट इज बिकॉज ऑफ आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 ने चीजों को क्लियर कट बता दिया। ठीक है, चाहे वो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स हो, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, है ना। तो पहले हेडिंग पढ़ते हैं, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। Laws in force in territory of India, Article 13 Clause 1 says that all laws in force in territory of India immediately before commencement of constitution, संविधान के चालू कमेंस करने से पहले, विच आर इनकंसिस्टेंट विथ प्रोविजंस ऑफ, वहां पे बैरेट में लिखा है दिस पार्ट मतलब पार्ट 3, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। एक क्वेश्चन उसमें से पूछता है कि इनकंसिस्टेंट किस प्रोविजन के साथ, होल कॉन्स्टिट्यूशन में बोल रहे हैं एग्जैक्टली क्या है, दिस पार्ट मतलब पार्ट 3 को ही मानते हैं। Which are inconsistent with provisions of Part 3 of Constitution shall to the extent of inconsistency be void. And 13(2) क्या है, State shall not make any law, आगे post constitution की बात कर दिया, that we shouldn't make any law which takes away or abridges any of the rights conferred by Part 3 of the Constitution। आप फट से जाके बोल सकते हो कि ओहो मेरा रिजर्वेशन खा गए, क्योंकि that is because of this particular Article 13। वो आपको दे भी सकता है, ले भी सकता है। और आर्टिकल Part 3 इसीलिए मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि सारी चीजें वहीं बता दिया आपको, ये आपके राइट्स है, ये चीजें हैं। नहीं हुए तो Article 32 में चले जाओ, रिट्स ले लो सारी की सारी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ना। एंड आगे क्या लिखा है, इफ एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन इट विल बी वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी की बात करें। नाउ वी हैव Article 13(3) विच सेज दैट लॉ एंड लॉ इन फोर्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना Article 13(1) में, ये ऑल लॉ इन फोर्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो हमने लॉ और लॉ इन फोर्स दोनों की डेफिनेशन दे दी। लॉ में हमने बोल दिया इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेज हैविंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया फोर्स ऑफ लॉ। ऑर्डिनेंस, जब व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, तब हम एक बार के लिए टेम्पररी जो कानून बनाते हैं। आर्टिकल कौन सा है, जल्दी से टाइप करो। ऑर्डिनेंस गवर्नर की और दोनों की कहाँ पे है बताओ, आर्टिकल ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, दोनों टाइप करना, गवर्नर की भी। और 111 नहीं है मैडम, 123 और 213 करेक्ट, 124 भी नहीं है, गलत। अच्छा, तानिया जी भी आए हैं क्या क्लास में? 213 सही है। हाँ, गुड इवनिंग तानिया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। काफी टाइम बाद दिख रहे हो। पेपर कैसा था आपका? आई होप अच्छा ही हो पेपर तो। सो ये हो गया ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस की आपको पता है मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ ऑर्डिनेंस इज 6 मंथ एंड 6 वीक। सिर्फ 6 मंथ याद नहीं रखना। क्यों 6 मंथ 6 वीक? क्योंकि 6 मंथ इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन द सेशंस ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और 6 वीक क्यों? जब आपका पार्लियामेंट फाइनली सेशन में आ जाए, तो उसके 6 वीक के अंदर अंदर वो ऑर्डिनेंस को पास करवा के, या तो फाइनली वो कानून बनेगा आपका, या फिर वो वहां पे रद्द हो जाएगा। ठीक है। कस्टम प्रथा, आपकी सबरीमला टेम्पल जो सबसे बड़ा, हमेशा एग्जांपल देते रहते हैं सबरीमला वाले कि भाई यहाँ पे विमेन स्टार्टिंग से एंटर नहीं करती है। उसमें जो गॉड है, लॉर्ड अयप्पा जो है, शायद वो ही भगवान, वो ही है लॉर्ड अयप्पा वहाँ पे। वो अपने आप में एक मॉन्क टाइप थे, मतलब ब्रह्मचार्य थे, इसलिए वो मानते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की विमेन्स है, उनको पर्टिकुलरली वहां पे एंटर नहीं करने देते। एज एज ग्रुप है भाई, 10 से छोटे उम्र की
फीमेल और इस पर्टिकुलर एज से ऊपर की फीमेल एंटर कर सकती है। तो वो वहाँ पे उनकी रीजनिंग क्या होती है? रीजनिंग ये होती है कि ये हमारा कस्टम है, इसका पर्टिकुलर ये रीजन, आपकी प्रथा होती है, वो भी एक कानून का रूप ले सकती है। आगे क्या है? लॉ इन फोर्स इंक्लूड्स लॉज पास्ड बाय लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जर्नी इन टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट प्रीवियसली रिपेल्ड। जो प्रीवियसली रिपेल नहीं हो चुके हैं, चाहे फिर आपका वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, आईपीसी हो, सारे के सारे पहले के थे और बाद में भी जब तक रिपील नहीं हुए तब तक चल रहे थे। अब आपका रिपील हो चुका है, तीनों के तीनों, बीएनएस बीएनएसएस ये सब आ चुके हैं। तो ये हमारी रीजनिंग थी। और फिर है आर्टिकल 13(4) जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे डाला गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। गांधी सरकार का काफी अधिक महत्व होता है, इमरजेंसी की टाइमलाइन इनको समझने से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कि कब इन्फोसिस की सरकार थी, उसने क्या किया होगा। अगर आप 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को पढ़ोगे और ठीक उसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 को पढ़ोगे, तो सरकार से बहुत क्लोज कनेक्शन है सर, क्योंकि 76 में इंदिरा गांधी जी को, फिर ठीक बाद में 78 में आपकी सरकार बदलती है और फिर बहुत सारी चीजें डिलीट होती है जगह जगह से। सो आर्टिकल 13(4) क्या था उस टाइम पे, क्या इंसर्ट किया? नथिंग इन आर्टिकल 13, जो भी कानून की हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 13 में, इट डज नॉट अप्लाई टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस ईयर में इंसर्ट हुआ था 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। अब छोटा सा सिर्फ एक ही चीज पढ़ेंगे अपन कि वेदर अमेंडमेंट इज लॉ और नॉट। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया, खुद में मैंने चाहे इसको 1.5-2 घंटे खराब करे होंगे स्टार्टिंग में समझने के लिए एक टाइम पे, बट इसको एक सिंपल पेज में सम अप किया है कि ये कैसे तो ये इंसर्ट हुआ था और इसका मोटा मोटा क्या है। और ऐसे ही एग्जैक्ट पूछा जाता है आपके, ये हायरार्की पूछी गई है 3-4 बार ओल्ड से नहीं की। सो अपने को बहुत ज्यादा अंदर घुसे बिना इतना ध्यान रखना है कि सर वेदर लॉ इज आर्ट, भाई लॉ इन आर्टिकल 13(2) अगर हम संविधान का संशोधन कर दे तो उसको अमेंडमेंट मानेंगे या नहीं, क्योंकि मेजोरिटी का और सारा फर्क पड़ता है ना उससे, कि कौन से किसके लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए, अमेंडमेंट के लिए क्या चाहिए, ऑर्डिनरी बिल के लिए क्या चाहिए, किसको निकालने के लिए क्या चाहिए। तो शंकरी प्रसाद के केस था पहला 1951 का, इसमें बोला वर्ड लॉ डज नॉट इंक्लूड अमेंडमेंट एंड थस पार्लियामेंट हैड एब्सोल्यूट पावर टू अमेंड। अब यहाँ पे नैरो अप्रोच आ गई काफी, स्टार्टिंग स्टार्टिंग की सरकार थी, क्या बोला कि भाई अमेंड कानून जो है उसमें अमेंडमेंट नहीं आता है और दबा के अमेंडमेंट करो, चाहे बेसिक स्ट्रक्चर का भी ना पता हो हमको। तो यहाँ पे क्या बोला, पार्लियामेंट हैड एब्सोल्यूट पावर टू अमेंड। 65 में सज्जन सिंह के केस में क्या बोला, शंकरी प्रसाद के केस को कंफर्म कर दिया, मतलब सेम बात रिपीट कर दी। अब आता है तीसरा केस गोलकनाथ का, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसको पढ़ लेना आप, अंदर से पढ़ना चाहो तो, बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये। केशवानंद भारती और गोलकनाथ दोनों। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर वाले दोनों केस को ओवर रूल कर दिया। यहाँ पे 11 जज की बेंच थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने जज की बेंच थी। सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड अबाउ केसेस एंड हेल्ड दैट वर्ड लॉ इंक्लूड्स अमेंड। अब यहाँ पे डायरेक्टली अमेंडमेंट को इंक्लूड कर दिया कि अब आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते अमेंडमेंट के थ्रू कि भाई अमेंडमेंट करोगे तभी भी हम उसको लॉ ही मानेंगे। ठीक है, अब टाइम फ्रेम देखो, 67 के आसपास की बात है, सरकार कांग्रेस की सरकार थी उसका असर है। अब इसको इसको डाउन करने के लिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया ऐसे गोरखनाथ का केस में कि भाई आप अमेंडमेंट के थ्रू छेड़खानी नहीं कर सकते कानून से, है। ये भी तो सोच के देखो कि अगर अमेंडमेंट के थ्रू आप छेड़खानी कर दो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, रूलिंग गवर्नमेंट के पास बहुत भयंकर पावर आ सकती है इससे, क्योंकि फिर आप बेसिक स्ट्रक्चर को भी नहीं समझोगे कुछ। तो इसको डाउन करने के लिए क्या किया, ये देखो ये अमेंडमेंट कहाँ पे आया है, 71 में इंसर्ट करवा दिया एक नई चीज। 24th अमेंडमेंट एक्ट आ गया 1971 में, जिससे 13(4) ऐड हुआ है। और उसमें क्या है, पार्लियामेंट पास्ट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 which inspired article 13(4) that nothing in article 13 applies to amendment of constitution। ठीक है, गोलकनाथ ने ऐसे बोला है ना कि अमेंडमेंट भी एक लॉ ही माना जाएगा, संशोधन को भी हम कानून के रूप से देखते हैं। तो आप एक इंसर्ट कर दो आर्टिकल 13(4) में और वहां पे लिख दो कि जो 13 में जो भी बातें लिखी हुई ना वो अमेंडमेंट को अप्लाई नहीं, नथिंग इन आर्टिकल 13 अप्लाइज टू अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ये तो टसल चलती है हमेशा जुडिशरी की और उसकी, कानून के रूप में कोई भी चीज होती है तो। अब अमेंडमेंट चैलेंज इन केशवन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 73 में ये अमेंडमेंट चैलेंज हो गया कि भाई
ये जो सिस्टम आपने लाया है 1971 वाला, ये ठीक नहीं है। इसमें क्या बोला, फाइनली ऐसे बोला, अब ये सबसे बेस्ट इसलिए लगता है जजमेंट, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13। हम संशोधन को कानून नहीं मानेंगे, ठीक है, बट ऐसा कोई संशोधन नहीं करना जिससे आप संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी करो। कल को पता चला आप सेक्युलर को ऊपर नीचे कर दो, सेक्युलर को ऊपर नीचे कर दो, बोल दो आपने तो अमेंडमेंट किया है। नहीं सर, वो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Supreme Court held that amendment not law under Article 13, but Parliament can amend or alter Parliament can't amend or alter basic structure। ठीक है, हम अमेंडमेंट को लॉ नहीं मान रहे, और इसीलिए पार्लियामेंट बोला कि ठीक है, 24वां संशोधन से जो डाला गया है 13(4) वो अपनी जगह सही है, बट आप अमेंडमेंट के थ्रू ऐसा कुछ मत करना कि जिससे आप बेसिक स्ट्रक्चर को खराब कर। ये 4 केस लो, लिखने को तो 8 केस लो और लिख सकता था यहाँ पे, बट मिनिमम चीजों के दायरों में से इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है, और यही केस लो रिपीट होते हैं। और बाकी नेक्स्ट 2 दिन के अंदर जहां जहां चीज और ऐड करनी है, नए पुराने वाले स्टूडेंट का था कि सर थोड़ा ऐड भी कर दो, मान लो आपका नेट भी हो जाए और बाई चांस ऊपर नीचे जेआरएफ में थोड़ा बहुत भगवान करे ना हो, जेआरएफ ही निकले, पर नहीं भी हो तो फिर हम और उसको डेप्थ में जाएंगे कि आपका जेआरएफ कैसे निकाले। और मैं तो एक बात एकदम 100% कहूंगा कि नेट निकल भी जाए ना, तो बिल्कुल सेटिस्फाइड मत होना। खुशी रहेगी, हमेशा प्राउड तो रहता ही है किसी चीज का, बट अगर उम्र है और टाइम है ना आपके पास, तो सीधा सीधा नेट की जेआरएफ टारगेट कर लो, क्योंकि 3 महीने का टाइम बच रहा है, 90 दिन का। 3 महीने में एक ऐसा बैकअप बना लोगे आप कि उसके बाद में आपकी जुडिशरी या कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं रोक पाएगा। ज्यादातर के इश्यू यही होता है कि मेंटल स्टेट खराब हो जाती है एक टाइम के बाद, लड़कों को फाइनेंशियल मान लो या लड़कियों को उम्र के हिसाब से मान लो, वो चीज ज्यादा होती है। एक ओके। तानिया मैडम, आप जिस हिसाब से क्लास ले रहे हो ना, पर ठीक है, फाइन। चलो, नॉट एन इशू। आज टुडे टुमारो वी आर गोइंग टू सी डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, बाकी आर्टिकल 13 से रिलेटेड एक बार पेज बनाना चाहता हूँ, और जो बच्चे ऑफिशियल है वो भी एक अपना डिसीजन ले ले, थोड़ा प्रोविजनल आंसर की भी आ जाए। इफ यू अलाउ मी, कैन आई आस्क दी शेड्यूल्स, किसी को याद हो तो? अनुभा, आकांक्षा, अरुणा मैम, अगर शेड्यूल्स याद हो आपको। मैंने ध्यान रखना, रूट लर्निंग वाला पार्ट कवर नहीं किया है अभी। पूरे शेड्यूल्स और सारे सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो हमने नहीं किया, क्योंकि आई एक्सपेक्ट कि आपको याद होगा वो, और बच्चे भी नहीं हो आप। आकांक्षा सिंह, यस सर। अच्छा ठीक है, आकांक्षा आप सुनाओ फिर, आपने पैसे पैसे भी बहुत बार नहीं सुनाए, तो आप सुनाइए। 1 मिनट, अनम्यूट का चार्ज। हम्म, सुनाइए। यस सर। हाँ। यस सर, फर्स्ट शेड्यूल और स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करता है। सेकेंड हम्म। शेड्यूल्स बात करता है प्रेसिडेंट गवर्नर इन सबकी सैलरीज एंड अलाउंसेस की। हम्म। थर्ड टॉक्स अबाउट ओथ्स एंड अफर्मेशंस। हम्म। फोर्थ बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। फिफ्थ बात राइट। करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज। हम्म। सिक्स्थ इज अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। हम्म। Seventh talks about list, union list, state list, and concurrent list. Eight talks यस। about language. ओके। Ninth is about validation of certain acts. Uh, ओके। and tenth is about anti-defection law. हम्म। 11th is about panchayat, and 12th is हम्म। about municipalities. So, Akansha, by which amendment article schedule 9 is inserted?
याद रखना, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, है ना? आवाज आ रही है मेरी? फर्स्ट फर्स्ट, ठीक है। ओके सर, हाँ ठीक है। एक बार कहाँ पे है अनुभव? अनुभव आप बता दो मेरे को, 10th शेड्यूल किससे इंसर्ट हुआ है और फिर उसमें क्या चेंज हुआ है? हेलो। हाँ यस सर। तो 10th एंटी डिफेक्शन वाला है, 91st अमेंडमेंट से आया है। और उस हेलो। हाँ, नहीं, आया तो वो 50 सेकंड से है। हाँ, 52nd से आया, बट उसमें 91st अमेंडमेंट से ये किया गया था कि उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा अगर 2/3 मेंबर अगर वोट कर देते हैं तो। और हाँ, मर्ज उसमें होते हैं तो। हाँ, और उसमें सेक्शन था 192 का 2, और कुछ एक और सेक्शन था हाँ समथिंग, इसका भी ऑप्शन मतलब क्लॉज 2, वो दोनों में हाँ, चेंजेस दोनों हुए। का 2, 102 का 2 और हाँ, और 199 का 2। 191 का। सही है। और वो तो बाकी तो दोनों फटाफट बता दो। ये बताओ मेरे को, 11th शेड्यूल से कौन से आर्टिकल ऐड हुए हैं पर्टिकुलरली? 11th कौन सा था, पंचायत वाला था क्या? हाँ हाँ, उसमें सर एक म्युनिसिपैलिटी था और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी 97th अमेंडमेंट से आया था, 2011। हाँ, और जो ये म्युनिसिपालिटी 12th से आया है, 11th में हाँ, आर्टिकल कौन सा ऐड हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, कहाँ आर्टिकल ऐड हुए हैं? ये तो सर नहीं पता है। आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक तो आ गया आपका पार्ट 9, हाँ। राइट? यस वही सर। आर्टिकल 243 से ए से ओ। फिर आपका 12th शेड्यूल से म्युनिसिपालिटी ऐड हुआ, उससे हुआ पी से लेके जेड जी, आर्टिकल 243 पी से लेके जेड जी। फिर 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 वाले से जेड एस से लेके जेड टी, कोऑपरेटिव ओके। सोसाइटीज। हाँ, 1274 पी टू जेड जी महिमा। हाँ, बेट, राइट। तो एक बार पेस बन जाए। अरुणा मैम, अभी भगवान, वैसे तो आपका पक्का पक्का इंटरव्यू कॉल है जुडिशरी का, नो डाउट। मेरे को सिर्फ एक बार ये बताओ कि अब की बार प्रॉपर दोगे एग्जाम, दिसंबर वाला? ठीक है ठीक है, क्योंकि देना तो हो जाएगा 90 डेज में, बस तो आराम नहीं, इतनी तैयारी है आपकी तो आराम से हो जाएगा। मेंस में क्या है, मतलब एपीओ वाला तो शायद 7 तारीख को ऐसा एग्जाम है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी लोग प्लीज याद करके आना, और फिर स्टूडेंट्स अब चालू कर दो अपनी तैयारी, क्योंकि क्लियर करने के लिए टाइम लगेगा। और सच में जब टाइम अपना निकल जाता है, अटेम्प्ट हाथ से निकलता है ना, उसका दुख बहुत भयंकर होता है। अब भगवान करे जिस जिसका निकले अच्छे से निकल जाए, क्योंकि जिस जिसका निकलेगा ना अब रीनेट वाला, वो मस्त आराम से दिवाली तक तो अपना इंटरव्यू इंटरव्यू दे के जॉब के लिए रेडी हो जाएंगे। कहीं बैठ के पढ़ा रहे होगे अच्छे से, अपने केबिन में बैठ के आराम से क्लासरूम में जाके पढ़ाओगे, केबिन में बैठोगे, अच्छी सैलरी लोगे, दिमाग भी सही रहेगा। बाहर निकलोगे तो इंसान घर पे बैठे बैठे वैसे भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। So tomorrow we will cover from Article 13. Whoever is the student who has not officially involved, please take necessary action, whether you want to do self-study or get enrolled, whatever is your particular decision. So मस्त रहिए और keep smiling. See you soon tomorrow. कल से हम स्पीड बढ़ाएंगे, थोड़ा नया बच्चे थे इसलिए उनको आपस में कम्युनिकेशन जो है वो एकदम कोऑर्डिनेट कर जाए। थैंक यू महिमा, कीर्ति, सोनाली, नेहा, आकांक्षा, अनुभव। अच्छा एक चीज और, वो जो मेल है, प्लीज फीमेल्स को मैसेज ना करें, मेरे पास 2-3 स्क्रीनशॉट आ चुके हैं। सो डू नॉट डू दैट। मैं जनरली बोलता नहीं हूँ, बट मेरे पास स्क्रीनशॉट तो बहुत सारे पड़े रहते हैं, है ना? तो आपको ऐसा कुछ पूछने की वो नहीं है। आपको पता होता है, अभी मैं इस चीज में ज्यादा बोलना नहीं चाहता, सब मैच्योर है। तो डू नॉट डू दैट। गुड बाय, टेक केयर।